मूवी के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर वॉरियर ग्रुप की कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए आए थे और यहाँ पर सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में उनके बॉस का इंतज़ार करते। फिर यहाँ पर उनके बॉस यानी कि वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर फूशन की एंट्री हो जाती है एंड यहाँ पर वो मीटिंग की शुरुआत करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट कोई और ही टॉपिक की शुरुआत कर देता है और कहता है कि आपकी ग्रैंडमा ने पूरी की पूरी कंट्री साइड में एक नया कंपटीशन रखा है, यानी कि आपकी वाइफ की सिलेक्शन का, जहाँ पर अगर आपकी वाइफ जो बन जाएगी उसे 300 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। फूशन यहाँ पर कहने लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ग्रैंडमा ये ख्यालात की होंगी। अभी पता भी चल रहा है कि कौन सी सेंचुरी चल रही है, ये तो अभी भी ओल्ड वाले ज़माने में ही जी रही हो। असिस्टेंट फूशन से कहने लगता है कि क्या करें, ग्रैंडमा के पास कोई चॉइस बची ही नहीं होगी। फूशन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि देखिए, ना आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, ना कोई आपकी लड़की फ्रेंड है और ना ही कोई आप लड़की से बात करते हैं, और आपको पता है आपके बारे में पूरे ऑफिस में क्या रूमर्स फैलते हैं। फूशन कहता है कि क्या रूमर्स फैलते, यही कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये तो अभी अभी खुद ब खुद आपने अपने मुँह से कहा है। फूशन यहाँ पर फिर अपने असिस्टेंट को डांट लगाने लगता है कि तुम यहाँ पर बिजनेस मैटर तो अच्छे से हैंडल कर लेते हो, लेकिन अपनी ज़बान वो कब अच्छे से हैंडल करना सीखोगे। यहाँ पर असिस्टेंट अपने बॉस को याद दिलाने लगता है कि आपको याद है आपने मुझे एक टास्क दिया था, वो टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है और वो वुमन को मैंने ढूंढ निकाला है। फूशन पूछने लगता है तो कहाँ है वो और उसका लोकेशन क्या है, तो वो कहने लगता है लोकेशन तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन वो वाइफ वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ज़रूर कर रही है, तो आपको इजीली पता लग सकता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर बहुत अच्छी जगह को देखते हैं जो कि पहाड़ों वाला इलाका होता है एंड ये एक गांव होता है, जहाँ पर हम हमारी मेन फीमेल लीड शाबी को देखते हैं एंड यहाँ पर शाबी अपने सभी चिकन के बच्चों को यानी कि चीक्स को उनका खाना खिला रही होती है। इतने में यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है जो कि उसे बताने लगती है कि आपने जो मुझे पता करने के लिए किया था वो हमने ढूंढ निकाला है। यहाँ पर उसे सारे एग्रीमेंट्स बताने लगती है जो कि एक डॉक्यूमेंट होते हैं एंड ये प्रूफ होता है। शाबी यहाँ पर सारी की डॉक्यूमेंट्स को देखने लगती है और वो डॉक्यूमेंट्स देखकर कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे अंकल ने फैमिली ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की है। उन्होंने मेरे घर को जला डाला और मेरे पूरे परिवार को भी, और उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने मुझे बचाया है और उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे उन्होंने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा काम कर लिया है। मुझे तो उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट कहने लगती है कि आपने कहा था ना कि आपको किसी ने तो बचाया था, तो हमने उस लड़की का भी पता लगा लिया है। जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसके फ़ोटोज़ भी उसे बताने लगती है एंड वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा फूशन ही होता है। शाबी यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो गू फैमिली से बिलोंग करता है ना। असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ, ये गू फैमिली से बिलोंग करता है। तो फिर शाबी कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं था मेरे अंकल इतना गिर जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जो गू फैमिली है वो हमारी एनिमी है। अब मैं समझू कि आखिर वो मुझे गू फैमिली से दूर क्यों रखना चाहते थे, और उन्होंने जानबूझकर ही मेरे घर पर आग लगाई और मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टीज़ को हड़प लिया। आखिर कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, मैं तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। दोस्तों, यहाँ पर उसकी असिस्टेंट किसी की आने की आहट सुनती है तो फिर शाबी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि शाबी को अपने साथ में सिटी चलने के लिए कहता है, क्योंकि सू फैमिली ने उसे बुलाया होता है। सू फैमिली कोई और नहीं बल्कि शाबी के अंकल ही होते हैं। यहाँ पर वो इस गार्ड से कहने लगती है कि मैं मानती हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे ये कंट्री साइड में यानी कि विलेज में रखा, और अब अचानक से वो मुझे एक सिटी में बुला रहे, आखिर कोई प्रॉब्लम चल गई है क्या। गार्ड यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में अंदाज़ा नहीं है, आप चलेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर शाबी जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो मन में अपनी चालें बनाना शुरू कर देती है कि इस बार तो वो अपना रिवेंज लेकर ही रहेगी। दूसरे हम यहाँ पर सू फैमिली के लोगों को देखते हैं, यानी कि वो अंकल और आंटी जिसने उसकी जान बचाई थी ऐसा उन्होंने झूठ झूठ कहा था। एंड यहाँ पर वो लोग शाबी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। शाबी के यहाँ पर आते वो आंटी शाबी के पास चली जाती है और उसे अपने आप से ग्रीट करवाने लगती है और साथ साथ उसका हाथ बनाते हुए कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस किया, देख रहे हो इसे, ये कितनी जल्दी इतनी बड़ी सी हो गई है, पहले जब मैंने इसे लास्ट टाइम देखा था तो एकदम नन्ही मुन्नी बच्ची जैसी थी। शाबी यहाँ पर आंटी से कहने लगती है कि लगता है आपने मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस किया, अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे गांव में मिलने के लिए क्यों नहीं आई। एंड यहाँ पर आंटी बाद में जवाब देने के लिए नर्वस हो जाती है।
तो फिर उसका हस्बैंड यानी कि वो अंकल शाबी को जवाब देने लगता है कि तुम्हें नहीं पता है, हमने मास्टर से तुम्हारी कुंडली पढ़वाई थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर हमने तुम्हें होम टाउन साइड में नहीं रखा तो फिर तुम ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाओगी। और तो और तुम लकी मानी जाती हो क्योंकि तुमने 18 ईयर्स को क्रॉस कर लिया है, क्योंकि तुम गाँव में जो रहती थी, अगर तुम यहाँ रहती तो तुम्हारी जीने की संभावना और भी कम हो जाती। तो फिर शाबी यहाँ पर कहने लगती है कि अच्छा, इसका मतलब एक बार फिर से आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए तो मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्यों है ना। तो फिर यहाँ पर अंकल कहने लगते हैं कि तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो, तुम वो मेरे तो बड़े भाई जैसे थे और मेरे फादर जैसे थे, तो तुम तो मेरी ही बेटी लगती हो, तो तुम्हारी हेल्प करना मेरा काम बनता है। दूसरा और आंटी यहाँ पर अपने बेटे से कहने लगती है कि अपनी बहन को हेलो नहीं बोलोगे। यहाँ पर जी अपना वीडियो गेम छोड़कर अपनी बहन यानी कि अपनी कज़न को हाय बोलने लगता है, जिसमें उसे हाय बोलने में बड़ी मेहनत लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे इग्नोर कर नीचे बैठ जाती है सोफा पर और उसे पूछने लगते, तो चलिए बताइए आखिर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। फिर यहाँ पर वो कई सारे गिफ्ट्स को देखती है और कहती है कहीं जी की शादी तो नहीं हो रही है ना। तो फिर वो आंटी बताने लगती कि नहीं, जी की शादी नहीं हो रही है, एक्चुअली गो फैमिली एक बहू का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो लोगों ने एक वाइफ का कंपटीशन रखा है, जहाँ पर हमने तुम्हारा भी नाम दिया था और तुम सिलेक्ट हो चुकी हो और तुम्हारा पार्टिसिपेशन होने वाला है, इस वजह से उनकी तरफ से ये सारे तोहफे आए हुए हैं। यहाँ पर शाबी कहने लगती है, तो आप चाहती हो कि मैं उस फैमिली में शादी करूँ और मुफ्त में। वो कहती कि नहीं, पैसे भी मिलने वाले हैं, वो भी 300 बिलियन। शाबी कहते कि ये तो कुछ ज़्यादा ही वो लोग देने लग रहे हैं। फिर यहाँ पे वो अंकल कहने लगते कि ये पैसे की बात ही नहीं है, ये रिवेंज का टाइम है, तुम जाकर उनसे अपना रिवेंज ले सकती हो। शाबी अंकल से पूछने लगते कि चलिए आप मुझे बताइए कि आप मुझे इसमें क्या हेल्प कर सकते हो और मैं कौन सा रिवेंज उनसे ले सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर अंकल बताने लगते हैं कि देखो, वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी और टॉप 1 कंपनी में गो की कंपनी आती है जिसका नाम वॉरियर है, और तो और यहाँ पर उनके सीक्रेट्स दफनाए हुए हैं। अगर तुम गो के साथ में शादी कर लोगी तो तुम उसके सीक्रेट जान पाओगी और उनके सीक्रेट्स लाकर तुम हमें दे देना, जहाँ पर वो मेथड और एक्सपेरिमेंट्स हम भी क्या करेंगे तो हमारी कंपनी भी टॉप 1 पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर शाबी उनसे पूछने लगते कि लगता है आपको पता नहीं है, मिस्टर गो कुछ ज़्यादा ही रूड पर्सन है, तो आपको नहीं लगता अगर मैं उसके सीक्रेट्स चुराती हुए मिल गई तो वो मुझे जिंदा दफना देगा। यहाँ पर जी भी मन में कहने लगता है कि हम यही तो चाहते हैं कि वो तुम्हें जिंदा दफना दे। दूसरा अंकल यहाँ पर शाबी को कहने लगते कि बेटा तुम टेंशन मत लो, जैसे ही सीक्रेट्स हमारे हाथ में आ जाएंगे हम तुम्हें सीधा रेस्क्यू कर लेंगे। शाबी मन में कहने लगती है कि ये फैमिली तो कुछ ज़्यादा ही लालची बनते जा रही है, लेकिन इन्हें उनका स्वाद तो चखाना पड़ेगा ही। और यहाँ पर शादी करने के लिए मान जाती है। दोस्तों यहाँ पर शाबी की शादी मिस्टर गो के साथ में हो जाती है, जहाँ पर शाबी बैठकर अपना फ़ोटो देख रही थी। इतने में यहाँ पर मिस्टर गो आने लगता है। शाबी उसे देखकर मन में सोचने लगती है कि यही वो इंसान है जिसने मेरी मदद की थी और तब मेरी जान भी बचाई थी। मिस्टर गो आकर यहाँ पर शाबी से पूछने लगते कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। शाबी कहते कि डर, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर मिस्टर गो को उसका असिस्टेंट शाबी का बैकग्राउंड चेक दे रहा होता है कि वो तो गांव एरिया में रहती है, जहाँ पर वो चिक्स और काउस को संभाला करती है और उसकी लाइफ एकदम सिंपल सी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर हम वापस प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर फूशन शाबी से कहने लगता है कि ठीक है, चलो लगता है तुम मुझसे डरती नहीं हो, तो क्यों ना हम शादी के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। एंड यहाँ पर वो उसे बेड पर धक्का दे देता है, जहाँ पर शाबी इस बार सचमुच डर जाते हैं, उसे मना करने लगती है और कहते हैं कि प्लीज़ अभी तक मैं इन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। यहाँ पर फूशन हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, भले ये शादी तुमने ज़बरदस्ती में की हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती। फिर इसके बाद में यहाँ पर मन में कहने लगती है कि आगे मैं तुम्हारे साथ शादी ज़बरदस्ती में नहीं की है, इसलिए की है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। लेकिन उसके सामने वो झूठ कहती है और बोलती है कि मैंने शादी तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की है, क्योंकि तुमने कहा था ना तुम 300 बिलियन उसे देने वाले हो। फूशन कहता है कि हाँ, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो, तो फिर वो पैसे मैं तुम्हें तुरंत ही दे दूंगा। एंड यहाँ पर शाबी उसे क्रेडिट कार्ड देने लगती है और कहती है कि तुरंत ही, तो अभी ही दे दो, आज का दिन सबसे अच्छा है। और मन ही मन यहाँ पर शाबी कह रही होती है ये सारे पैसे मैं संभाल कर रखूँगी, क्योंकि अगर सू फैमिली ने तुम पर अटैक किया तो फिर मैं उन पर इन्हीं पैसों से अटैक करूँगी, ताकि हमारे पास कुछ सेविंग्स तो बच पाए। यहाँ पर फूशन उसे कहने लगता है कि पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम आराम से यहाँ पर सो सकती हो।
और अगर कोई तकलीफ आई तो फिर तुम किसी को भी बुला देना, चाहिए तो मुझे भी कॉल कर देना। एंड यहाँ से बाद में वो उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। शाम भी यहाँ पर सोचने लगती है कि सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत रूड है और स्माइल भी नहीं करता है, लेकिन ये तो बड़ा सॉफ्ट काइंड हार्टेड और स्माइल भी तो कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों की फ़ोटोज़ को देखने लगती है और कहते कि लगता है जैसा मैं सोचती हूँ ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ही है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाती है जहाँ पर फूशन होता है अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसकी न्यूली वेडिंग शादी के लिए उसे कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड होता है जो उसे कहने लगता है कि लगता है तुम इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं हो। तो फिर उसका एक और फ्रेंड बोलने लगता है कि अरे वो लड़की गांव से आई हुई है तो मुझे लगता है वो फूशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। फूशन यहाँ पर अपने उस फ्रेंड से कहने लगता है कि अगर कुछ अच्छा बोल नहीं सकते तो अपना मुंह बंद रखो तो ही बेहतर होगा। फिर बाबा यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे याद दिलाने लगता है कि तुम्हें याद है ना तुम उस मैजिकल डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, उसका क्या हुआ। तो फिर यहाँ पर भूषण कहने लगता है कि उसकी खोज तो अभी भी जारी है, न जाने उसका बायोग्राफी, बायोडेटा, बैकग्राउंड या पास्ट मैं किसी के भी बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। दोस्त यहाँ पर शाबी आती है जो उसकी बातों को सुन लेती है। वह यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी शाबी को देख लेते हैं जो कि कहने लगते हैं कि यही तुम्हारी वाइफ है, ये तो गाँव से आई हुई है, लगता ही नहीं कि ये गाँव से आई है, इसकी ब्यूटी कितनी ज़्यादा एनहेंसफुल लगती है। फिर यहाँ पर फूशन चला जाता है अपनी वाइफ से बात करने के लिए, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स ऐसे फूशन को बात करता देख शॉक हो जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि तुम इतना जेंटली भी बात कर सकते हो, हमें ये बात पता नहीं थी, क्योंकि हमसे तुम अक्सर रूडली वे में ही बात किया करते हो। शामी को यहाँ पर शर्म आने लगती है तो फिर वो कहते कि आप सब आपस में बैठ कर बातें कीजिए, मैं कुछ काम कर कर आ जाती हूँ। एंड इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर उसका एक फ्रेंड सोचने लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर देखा है। इसके बाद यहाँ पर शाबी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है, जहाँ पर फूशन भी आ जाता है और वो भी ब्रेकफास्ट करने बैठता है। शाबी यहाँ पर सोचने लगती है कि मुझे तो लगा था कि इसने मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर तो वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। फूशन शाबी से कहता है कि मेरे फेस से कुछ लगा है तो तुम मुझे देख के जा रही हो। शाबी कहती कि नहीं, वो बस मैं तुम्हारी आंखों को देख रही थी। फिर बाद में फूशन यहाँ पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, हम हमारे पुराने वाले घर में जाने वाले हैं। शाबी कहते हैं कि पुराने वाले घर में, इसका मतलब क्या है। तो फूशन उसे बताने लगता है कि अब हम फैमिली है और मेरी फैमिली का एक प्रीशियस और एक इम्पॉर्टेंट इंसान मेरी ग्रैंडमा है, तो चलकर तुम्हें मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने सुना है तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा ही बीमार रहा करती है। फूशन कहने लगता है कि हाँ, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही है और हम डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर शाबी पानी पीते पीते ही अपने आप को चोक कर लेती है, तो फूशन उसे धीरे धीरे पानी पीने के लिए कहता है। इसके बाद ना हम यहाँ पर उस ओल्ड घर को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ग्रैंडमा को चेक करने लगते हैं। फिर उन्हें कहने लगती है कोई बात नहीं, थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई है, मेडिसिन आपको जारी रखने चाहिए। और तो यहाँ पर डॉक्टर अंकल आंटी को इशारे करने लगते हैं। ये अंकल आंटी असल में फूशन के मॉम डैड होते हैं। यहाँ पर जो इशारा होता है वो बहुत नेगेटिव इशारा था कि ग्रैंडमा फ़िलहाल ठीक नहीं है। दूसरी यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि फूशन की सिस्टर थी। एंड डेज़ी यहाँ पर कहने लगती है कि अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो मना कर देता, आखिर एक गाँव वाली लड़की से शादी करने के लिए क्यों वो रेडी हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर डेज़ी जल्दी जल्दी चली जाती है शीन के पास में और कहने लगती है कि मेरे अकॉर्डिंग तो शीन ही मेरे भाई की वाइफ बननी चाहिए थी, क्योंकि उसमें वो सारी की सारी खूबियाँ है। न जाने उसने उस कंट्री बम्किंग के साथ में शादी क्यों कर ली, हमारी फैमिली का भी स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा, आखिर उस विलेजर का स्टैंडर्ड ही कितना हाई होगा। दोस्तों यहाँ पर फूशन आ जाता है, जहाँ पर चीन अपना नाटक शुरू कर देती है और कहते कि डेज़ी ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे भैया को गुस्सा आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर फूशन डेज़ी से कहने लगता है कि तुम्हारे इस मंथ की पॉकेट मनी में कैंसिल कर जाओ। डेज़ी कहती कि मैं तो बस तुम लोगों को सच्चाई बता रही थी। दूसरा यहाँ पर शाबी अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को ग्रीट करने लगती है, साथ साथ ग्रैंडमा को भी। ग्रैंडमा को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो फूशन से कहने लगती है कि आखिर तुम इस विलेजर वाली लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, ताकि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। फिर यहाँ पर शीन होती है जो कि ग्रैंडमा को काम डाउन करती है और कहती है ग्रैंडमा, डॉक्टर ने आपसे कहा है ना कि आपको गुस्सा ज़रा सा भी नहीं होना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शीन ग्रैंडमा को एक पेंटिंग देने लगती है जो कि एक फेमस पेंटर ली की होती है। और यहाँ पर लीन बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड आर्टिस्ट में काउंट की जाती है।
दूसरा ग्रैंडमा इस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर शाह भी होती है जो इस पेंटिंग को पहचान लेती है और कहने लगती है कि ये तो मेरी ही पेंटिंग है। फिर बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडमा को नोटिस करती है और शाह भी एक एक करके ग्रैंडमा के डिजीज़ के बारे में पता लगाने लगती है। यहाँ पर बाद में शाह भी बोलने लगती है कि इस पेंटिंग में प्रॉब्लम है। तो फिर डेजी और तौशीन मिलकर कहने लगते कि तुम तो गाँव से आई हुई हो, तुम्हें पेंटिंग के बारे में क्या ही पता होगा। एंड शाह भी उस पेंटिंग के बारे में डिफेक्ट बताने लगती है, जहाँ पर ग्रैंडमा भी इम्प्रेस हो जाती है और मन में कहने लगती है कि मुझे तो लगा था ये पढ़ी लिखी नहीं होगी, लेकिन पेंटिंग्स और आर्ट को लेकर तो इसका विजुअल बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि ग्रैंडमा नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी पेंटिंग चाहिए रहेगी तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपके लिए और भी अच्छा सा बना कर लाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि तुम पेंटिंग बना कर दोगी, तुम्हें पता भी है कि एक नॉर्मल पेंटिंग की प्राइस कितनी होती है, तुम तो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स अफोर्ड भी नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर बाद में फूशन अपनी बहन डेजी को वार्निंग देने लगता है कि मेरी वाइफ पहले नहीं अफोर्ड कर सकती थी, बट अब वो मेरी वाइफ है, वो यहाँ के दुनिया की सारी हर छोटी से बड़ी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है और तुम तुम्हारी नेक्स्ट मंथ की भी पॉकेट मनी में कट कर रहा हो। तो यहाँ पर डेजी ग्रैंडमा को बोलने लगती है। ग्रैंडमा कहते हैं कि सही कह रहा है वो, तुम इसे देखो, यहाँ पर शाबी को पेंटिंग के बारे में क्या कुछ नहीं पता है और तुम तो खाली अपना समय बर्बाद करती रहती हो। मन में यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि आखिर ग्रैंडमा को यहाँ पर शाबी का साइड ले रही है। फिर बाद में यहाँ पर शीन ग्रैंडमा को मेडिसिन पिलाने लगती है। शाबी पूछती कि आखिर इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है एंड डीजे चिल्लाकर कहने लगती है कि ये मेडिसिन है जो कि हमारे फेमस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, क्या अब तुम भी इसमें टांग लगाना चाहोगी? और अब कहना मत कि तुम्हें मेडिसिन के बारे में पता है। शाबी कहती कि हाँ, मैंने मेडिसिनल आर्ट्स को भी सीखा हुआ है और मैं मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उन्हें बताने लगती है। तो फिशीनो से कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है, हमने जो डॉक्टर बुलाया है वो तो अब्रॉड से आया हुआ है, तो तुम सोचते कि यार तुम उससे भी ज़्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पर वो फूशन को अपने मेडिकल वाले मन में बताने लगती है। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो वो मेडिसिन वाला पीने के बाद में सीधा बेहोश हो जाती है और यहाँ पर सभी के सभी लोग घबराने लगते हैं। जहाँ पर शाबी चली जाती है ग्रैंडमा को चेक करने लगती है और सभी को बताती है कि इनका नर्वस सिस्टम का जो फ्लो है वो कुछ ज़्यादा ही स्लो होता चल रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो इनका हार्ट बीट करना भी स्टॉप कर देगा। एंड यहाँ पर सभी लोग घबराने लगते हैं और डॉक्टर को बुलाने लगते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेजी शाबी को अपनी ग्रैंडमा से दूर कर देती है। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताने लगते कि हाँ, क्योंकि इनका अब आखिरी स्टेज आ चुका है जहाँ पर इनकी लाइफ के बहुत कम समय बचे हैं। यहाँ पर हमारे सिटीज़ के डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अगर कोई कर पाएगा तो फिर वो नाइट एंजल डॉक्टर है। अगर आप लोग उसे ढूंढ निकालोगे तो फिर आप अपनी ग्रैंडमा की जान को बचा सकते हो। यहाँ पर फूशन की मम्मा चिल्लाकर कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना वो डॉक्टर को ढूंढने के लिए, उनका कुछ पता चला या फिर नहीं। फूशन यहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस डॉक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही है। फिर बाद में यहाँ पर शाह भी फूशन से कहती है कि जाओ जाकर मेरे लिए नीडल्स का पैकेट ला दो, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम वही करने वाले जो मैं सोच रहा हूँ। एंड शाह भी उन्हें हाँ कहती है। तो डॉक्टर उसे वार्निंग देने लगता है कि देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस सिचुएशन में मेरी पेशेंट है वो सिचुएशन में कोई भी उसको हैंडल नहीं कर सकता, कि मैं 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ में कह सकता हूँ। और तुम कह रहे हो कि तुम एक्यूपेंचर करके इन्हें ठीक कर पाओगी, तो तुम भूल जाओ, ये कोई बच्चा का खेल नहीं है और तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो। भले तुम्हें मेडिसिन वाली चीज़ें आती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगी। यहाँ पर दूसरे और सभी के सभी लोग घबराने लगते हैं और डीसी तो रोने भी लगते कि ग्रैंडमा प्लीज़ आप उठ जाइए। वह यहाँ पर शाबी सबसे कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे भरोसा कीजिए, मैं ग्रैंडमा को ठीक कर सकती हूँ। फूशन यहाँ पर शाबी से एक बार वापस पूछने लगता है। शाबी से कहते हैं कि प्लीज़ एक बार बस मुझ पर भरोसा कर देखो और उस नल के पैकेट्स को मंगवा दो। शाबी मन में कहने लगती है कि बड़ा अच्छा मौका है फूशन को रीपे करने का। और यहाँ पर फूशन सारी अरेंजमेंट्स करने के लिए कहता है, तो शीन और डेजी इसे अपोज करने लगते हैं और कहते हैं कि भैया आपको समझ भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, शाबी इन्हें ठीक नहीं कर सकती, ये अपने दिमाग से पागल हो गई है। फूशन यहाँ पर शीन को और डेजी को कहने लगता है कि मुझसे बहस करना बंद करो, अगर हमारे पास कोई लास्ट ऑप्शन बचा है तो सिर्फ यही है, तो अगर शाबी चाहते कि उसे ट्राई करना है तो उसे ट्राई करने दो। इसके बाद में वो सभी लोग चले जाते हैं अपने ऊपर वाले रूम में, जहाँ पर स्टाफ आकर शाबी को वो नील का पैकेट देने लगती है। दूसरा यहाँ पर डॉक्टर होता है जो अभी भी उन सभी लोगों को वार्निंग देते हैं। साथ साथ डेजी भी यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि अगर ग्रैंडमा को कुछ भी हो गया ना शाबी, तो याद रखना तुम मर्डर कहलवाओगी। शीन भी यहाँ पर मन में कहने लगती
कि ये लड़की क्या थोड़ी सी पागल हो गई है, खुद के पहलू पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। ग्रैंडमा एक तो डेथ बेड पर बैठी है और उसे लगता है कि वो ग्रैंडमा को बचा पाएगी। बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की है ये। दोस्तों यहाँ पर फूशन की मम्मा फूशन से कहने लगती है कि देखो तुम अभी भी शाबी को दूर हटने के लिए कह सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती ग्रैंडमा को कुछ हो जाए और शाबी बाद में गिल्टी फील करने लगे। ये शाबी की लाइफ का सवाल है, शाबी को भी बाद में लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगेगा। फूशन यहाँ पर कहने लगता है कि मैं शाबी पर पूरा भरोसा करता हूँ। दूसरा यहाँ पर डेजी होती है जो कहने लगती है कि भैया मैं आपको अभी बता रही हूँ, ग्रैंडमा को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं इस लड़की को पक्का जेल भेज कर रहूँगी। दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो मन में सोचने लगती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर शाबी जेल चली जाएगी तो फिर फूशन मेरा हो जाएगा। एंड यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है और डेजी से कहते हैं कि डेजी मुझे शाबी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है तो हमें उसे वो काम करने देना चाहिए। दूसरा शाबी यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि जब मैं एक्यूपेंचर कर रही हूँ तब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर फूशन सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जाते जाते डॉक्टर यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम इस चीज़ को बहुत रिग्रेट करोगे। यहाँ पर फूशन के डर तो कहने लगते हैं मुझे मेरी मम्मा के फ्यूनरल की तैयारी करनी होगी। एंड बाद में यहाँ पर सभी लोग बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर शाबी अपना मेडिसिन वाला काम करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर बाहर सभी लोग बहुत नर्वस में उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एंड शाबी यहाँ पर बाहर आ जाती है लेकिन वो खुश नहीं नज़र आती। सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या हो गया। डेजी बोलती है कि इतना जल्दी बाहर आ गए, मुझे तो लगता है ग्रैंडमा, लेकिन यहाँ पर शाबी उसे रोकती है और बोलते हैं कि तुम अंदर जाकर देख सकते हो। फिर सभी लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा होश में आ गई होती है। यहाँ पर ग्रैंडमा सभी लोगों को कहने लगते हैं कि तुम सब यहाँ पर मुझे घेर कर क्यों खड़े रखे हो, क्या मेरा आज आखिरी दिन है तो तुम सब इतना रोने वाली शक्ल बना रहे हो और डेजी तुम इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो। फिर यहाँ पर आंटी डॉक्टर को बुलाती है ताकि डॉक्टर ग्रैंडमा को चेक कर सके। और यहाँ पर डॉक्टर ग्रैंडमा को चेक करने के बाद बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि ग्रैंडमा की जो ब्रीदिंग है और नर्वस सिस्टम का फ्लो है वो सब कुछ एकदम स्ट्रांग हो गया था। एंड यहाँ पर वो सभी को ये चीज़ बताने लगता है। तो फिर शीन कहने लगती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगते कि नहीं, मुझसे गलती बिल्कुल भी नहीं हो सकती है कि सच पर ग्रैंडमा की जो हेल्थ है वो पहले से बेहतर हो गई है। दूसरा यहाँ पर शाबी आती है जहाँ पर फूशन शाबी को हक कर उसे थैंक यू बोलने लगता है। शीन यहाँ पर कहने लगती है लेकिन डॉक्टर आपने तो कुछ समय पहले हमें कहा था कि ग्रैंडमा का बच पाना मुश्किल ही है और उसे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाइट एंजल डॉक्टर है। यहाँ पर आंटी ग्रैंडमा को बताने लगती है कि आपकी जान किसी और ने नहीं बल्कि शाबी ने बचाई है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डेजी कहने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता उसे जान बचाई होगी, ये तो बस एक मिराकल है। शीन में कहने लगते हैं कि मुझे इस डॉक्टर में एक कोट लग रहा है। डॉक्टर यहाँ पर बाद में बोझान करने लगते हैं और वो शाबी को नाइट एंजल डॉक्टर बुलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर शाबी कहते कि नहीं आपसे कुछ गलती हो गई है, मैं एक नॉर्मल डॉक्टर ही हूँ जिसने चाइनीज़ मेडिसिन को पढ़ा हुआ है, बल्कि दूसरे हाथों में आपने वेस्टर्न मेडिसिन को पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास इलाज करने का तरीका अलग है और मैं नाइट एंजल डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ वो मन में कहती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि नाइट एंजल डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि शाबी ही होती है। फिर बाद में यहाँ पर शीन सारा का सारा ब्लेम डॉक्टर पे लगाती है कि मुझे लगता है डॉक्टर में ही प्रॉब्लम है, इसने जानबूझकर कहा कि ग्रैंडमा बीमार है ताकि हर बार वो उसे चेक करने के लिए आए और हर बार हम उसे ढेर सारे पैसे देते जाए। डॉक्टर यहाँ पर शीन पर चिल्लाने लगता है। तो फिर बाद में यहाँ पर फूशन सबको शांत करता है और डॉक्टर से कहता है कि अब ग्रैंडमा ठीक हो चुकी है तो अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा शाबी को बुलाती है और उसे कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोल दिया था, साथ साथ मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट भी कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्किलफुल कर जाओगी। शाबी कहने लगती है ग्रैंडमा आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी तो मेरी ग्रैंडमा जैसी हो। ग्रैंडमा बोलते कि तुमने मेरी जान बचाई है तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। शाबी कहती है ग्रैंडमा इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम तो एक फैमिली है, लेना देना इस बीच में चलता रहेगा। दूसरा यहाँ पर डेजी हंसने लगते हैं, कहते कि फैमिली, हमने कब तुम्हें अपनी फैमिली मांगा। तो फिर फूशन कहने लगता है कि तुम क्या मुझे डिसोन कर रही हो। डेजी यहाँ पर फूशन से माफ़ी मांगती है। दूसरा ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लगती है कि देखो इतना जल्दबाजी में जवाब मत दो, अपना टाइम दो और इसके बाद में डिसाइड करना और मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। एंड यहाँ पर फूशन भी शाबाश से कहता है कि हाँ ग्रैंडमा इतनी आसानी से किसी को रिवॉर्ड नहीं देती है तो फिर तुम इसे खुशी खुशी रख लो। दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो मन में कहने लगती है कि लगता है ये सभी घर वालों का दिल जीत के ही रहेगी, लेकिन मुझे कुछ भी कर फूशन का दिल जीतना होगा और इसे उससे दूर करना ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर शाबी और फूशन कार में होते हैं जहाँ पर फूशन शाबी को पूछने लगता है
कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें ग्रैंडमा से क्या रिवॉर्ड चाहिए। शाबी यहाँ पर फूशन कहने लगती कि नहीं, मैंने कहा ना, उनकी जान बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फूशन यहाँ पर शाबी को बोलने लगता है कि देखो, ऐसा मत सोचो कि ग्रैंडमा ओल्ड एज की है तो फिर उनके पास कुछ नहीं रहेगा। ग्रैंडमा के पास तो असली जेमस्टोन्स है, तुम जो चाहे वो उनसे मांग सकती हो। लेकिन यहाँ पर शाबी मना कर देती है। दूसरा बेचारा फूशन मन में सोचने लगता है कि शाबी कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड और प्योर सोल है। वो इतने समय से गांव में रही है, लेकिन उसका किसी चीज़ को लेके कोई लालच ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर शाबी उससे पूछने लगती है कि आखिर अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो फूशन उसे कहने लगता है कि शॉपिंग के लिए। और यहाँ पर वो उसे एक स्टोर रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर शाबी कहते हैं कि तुम यहाँ मुझे शॉपिंग के लिए लेकर आए हो। तो फूशन कहता है कि हाँ। जहाँ पर वो अंदर चला जाता है, लेकिन शाबी यहाँ पर नर्वस हो जाती है। फिर जैसे ही यहाँ पर वो असिस्टेंट शाबी को देखती है, वो उसे पहचान लेती है, लेकिन शाबी फटाक से यहाँ पर चुपचाप मुझे पाकर अपना बैठ जाती है। असल में शाबी इसलिए इतना डर रही होती है क्योंकि वो शॉप किसी और का नहीं बल्कि शाबी का ही होता है। यहाँ पर अपना असिस्टेंट मन में सोचने लगती है कि अगर मैडम को कुछ चाहिए तो मुझे बता देती, उन्हें यहाँ तक आकर चलने की क्या ज़रूरत थी। फूशन यहाँ पर उस स्टाफ को वैल्यू कार्ड देने लगता है और कहता है कि मुझे मिसेस ली की पेंटिंग चाहिए। यहाँ पर स्टाफ कहते हैं कि मिसेस ली की पेंटिंग। फूशन कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ उनकी पेंटिंग इजीली सेल नहीं होती, लेकिन मैं उस पेंटिंग के लिए कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर इसके बाजू में मिसेस ली खड़ी है, तो वो उसकी पेंटिंग यहाँ पर क्यों खरीद निकला है। तब वो समझ जाते कि शायद से उन्हें उनकी आइडेंटिटी नहीं पता होगी। इसके बाद में यहाँ पर मिसेस ली यानी कि शाबी यहाँ पर फूशन को हस्बैंड करके बुलाती है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट को समझ आ जाता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर अंदर वाले रूम में चली जाती है, जहाँ पर शाबी की कई सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी। वह यहाँ पर फूशन को एक पेंटिंग पसंद आती है एंड बाद में यहाँ पर शाबी इशारा करने लगते हैं अपने असिस्टेंट को, जहाँ पर वो पहले 5 लाख रुपीज़ बताती है। तो वह फूशन वो पे देने के लिए था, तो वो कहते कि 5 लाख नहीं 5। फूशन कहते हैं क्या 5 मिलियन। तो असिस्टेंट कहते कि ना, तो वो बोलता कि 5 बिलियन। असिस्टेंट कहते कि हाँ। शाबी और असिस्टेंट को लग रहा होता कि फूशन 5 बिलियन की पेंटिंग तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर फूशन वो पेंटिंग को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर शाबी उसे रोकती है और मन में बोलने लगती कि पेंटिंग तो खाली 5 लाख की है, ये 5 बिलियन की वेस्ट कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टाफ को बोलने लगती कि मुझे ये पेंटिंग इतनी पसंद नहीं आई, मुझे लगता है इसके लिए 5 लाख देना सही रहेगा। असिस्टेंट यहाँ पर समझ जाती है कि मैडम नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड का कोई खर्चा हो, तो फिर यहाँ पर उसे कहने लगती कि माफ़ कर देना, ये पेंटिंग हम सिर्फ उसी लोगों को सेल करते हैं जिनका फेथ एकदम डिनाइटेड हो, तो मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो फिर मैं ये पेंटिंग मिस्टर फूशन को फ्री में देना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे फ्री में वो पेंटिंग दे देती है। यहाँ पर फूशन भी खुश हो जाता है और शाबी भी, साथ साथ वो स्टाफ भी। फिर बाद में यहाँ पर फूशन शाबी बाहर आ जाते हैं। फूशन यहाँ पर शाबी से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी प्रेशियस पेंटिंग मुझे फ्री में मिल गई, कहीं ये फेक तो नहीं। शाबी कहते कि नहीं, इस शॉप पर सारी चीज़ें रियल है, कोई भी चीज़ें फेक नहीं होती। और रही बात पैसों की और तो और फेथ की, तो यहाँ के लोग फेथ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर फूशन उस पेंटिंग को शाबी को कह देता है और देने लगता है और बोलता है कि ये पेंटिंग मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ली थी। और यहाँ पर शाबी खुश हो जाती है। फूशन कहते कि माफ़ करना, मुझे नहीं लगा था कि मुझे फ्री में मिल जाएगी, मुझे ये पैसे देकर ही खरीदना था। शाबी कहती है कि इसमें क्या हुआ, भाव का नहीं देखते बल्कि मन के भाव का देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर फूशन का कॉल आ जाता है कंपनी से, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कह रहता है कि क्लाइंट जो है वो कंपनी में अराइव कर चुके हैं, तो फिर आपको जल्द से जल्द कंपनी में आना होगा। एंड फूशन यहाँ पर उसे हाँ कह देता है, जहाँ पर वो शाबी के सर पर हाथ को अपने घुमाने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पता शाबी अनकम्फर्टेबल हो। पर यहाँ पर वो उसे कहता है कि कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। इतना बोल कर वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर शाबी की स्टाफ आ जाती है, जहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मैम आपने शादी कर ली और मुझे एक बार भी बताया नहीं, आखिर आपने अपनी लाइफ से वैसे शादी क्यों की। शाबी अपने असिस्टेंट से कहने लगती है कि दूसरों की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद कर दो, और हाँ तुम्हें वो लैंडस्केप वाली पेंटिंग तो याद ही होगी। तो वो असिस्टेंट कहती है कि हाँ, लेकिन वो फिलहाल शॉप पर नहीं बल्कि वो वाले घर पर रखी हुई है जो कि टाउन साइड में है। तो शाबी कहते हैं कि ठीक है, उस पेंटिंग को लो और तो और गू की फैमिली में जाकर दे देना। स्टाफ यहाँ पर कहने लगते कि गू की फैमिली यानी कि आपके ससुराल में,
क्या आप इसे सेल करना चाहती हो? मन ही मन यहाँ पर शाबी कह रही होती है कि नहीं, ये पेंटिंग तो मैं स्पेशली ग्रैंड माँ को देने वाली हूँ। दूसरा यहाँ पर वो उसे बता देती है कि जितना कहा है बस उतना करो, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो फैमिली मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती, तो गलती से भी मेरी पोल को खोल मत देना। इतना बोल कर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा ये स्टाफ भी बहुत खुश होती है कि मैडम को आके मन पसंदीदा अपने मर्द के साथ भी शादी करने मिली है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि फूशन के घर पर आई थी। यहाँ पर वो स्टाफ से पूछने लगती है कि क्या फूशन घर पर है। स्टाफ कहते कि नहीं, फूशन घर पर नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ ज़रूर घर पर है। शीन को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो अंदर चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर शाबी को देखते जो कि उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर रही होती है, और वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि आज बात किया हुआ फूशन का क्लाइंट ही होता है। तो फिर वो उस कंपनी के बारे में सर्च करने के बाद समझ जाती है कि वो कंपनी तो स्कैमर है, मुझे फूशन को जल्द से जल्द कॉल कर बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शाबी के पास उसका नंबर ही नहीं होता। दूसरा यहाँ पर स्टाफ आकर शाबी को चाय देने लगती है, जहाँ पर जानबूझकर वो चाय शाबी के टी शर्ट पर गिरा देती है। शाबी का गुस्सा आने लगता है, तो फिर बाद में वो स्टाफ भी शाबी को उल्टे सीधे जवाब देती है और कहने लगती है कि तुम गाँव से आई हुई हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे इस फैमिली में शादी करने के बाद। शाबी यहाँ पर चाय डालती है कप के अंदर, और वो कप वापस से मेड के ऊपर गिरा देती है और कहते हैं कि मेरे आउटफिट से सस्ता तुम्हारा आउटफिट होगा। मेड का जो आउटफिट है, यहाँ पर वो मेड उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन शाबी उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरा यहाँ पर शीन आकर कहने लगती है कि शाबी, तुम्हें तो ज़रा सी भी मैनर्स नहीं है, तुम गांव से आई हो ना इसके लिए। तो फिर यहाँ पर शाबी कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता स्टाफ को मुझे एज ए गेस्ट इक्वली ट्रीट करना चाहिए जैसे वो तुम्हें ट्रीट करते हैं। यहाँ पर एक स्टाफ कहने लगती है कि हम शीन मैडम को बचपन से जानते हैं, एंड वो यहाँ पर हमारी फैमिली मेम्बर जैसी है, इसलिए हम उन्हें इतना रिस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो स्टाफ शीन को सब कुछ बताने लगती है कि देखिए ना, इन्होंने मुझ पर चिल्लाया भी, साथ साथ मुझ पर हाथ भी उठाया। शीन यहाँ पर शाबी से कहने लगते हैं कि शाबी, तुमने इस पर हाथ उठाया, तुम्हें तो ज़रा से भी मैनर्स नहीं है, तुमने इस फैमिली में शादी क्या कर ली है, तुम्हें लगता है तुम एकदम हाई पोजीशन पे आ गई हो। तुम याद रखना, तुम गाँव से आई हो और ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किस्मत की वजह से हुई है। तुम बड़े लोगों के साथ रहोगी तो बड़ी नहीं बन जाओगी, तुम अभी भी वो गाँव वाली लड़की हो जिसमें मैनर्स नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि क्या सच में तुमने इसे मारा है। शाबी कहती है कि ठीक है, मारा है, इसमें तुम क्या कर लोगी। तो फिर शीन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि लगता है मुझे तुम्हें मैनर्स सिखा नहीं होंगे, एंड शाबी बोलते कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर यहाँ पर शीन उस स्टाफ से पूछने लगती है कि आखिर शाबी ने तुम्हें कैसे मारा, तो वो स्टाफ बताने लगती है, एंड यहाँ पर शीन खड़ी होकर मारने लगती है शाबी को, लेकिन यहाँ पर शाबी उसका हाथ पकड़कर सीधा शीन को ही थप्पड़ मार देती है। एंड यहाँ पर शाबी शीन को वार्निंग देने लगती है कि इस दुनिया में आज तक कोई नहीं आया है जो मुझे रूल सिखा सके, और मैं अपने आप को किसी और के हाथों बुली नहीं होने दे सकती, तो फिर तुम मुझे मैनर सिखाओगी, ये बात तो भूल ही जाओ। दूसरा यहाँ पर स्टाफ आने लगती है, जो उस शाबी को बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं हमारे बॉस भूषण कैसे है, उन्हें शीन मैडम के साथ कोई बदतमीजी करे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, रुको उन्हें आने दो, तब तुम्हें पता चलेगा। और तो और वो लोग चाइल्डहुड से एक साथ में रहे, वो तो तुम्हें पक्का इस घर से निकाल देंगे। यहाँ पर शाबी बोलने लगती है कि हाँ ठीक है, फूशन को आने दो, सब कुछ सामने आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो कि शाबी को उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन शाबी भी यहाँ पर पीछे नहीं हटती है। साथ साथ वो स्टाफ बोलने लगती है कि हम सब मिलकर तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, तुम देख लेना। फिर बाद में यहाँ पर एक स्टाफ आकर बताने लगती है कि माँ से फूशन घर पर आ गए हैं, जहाँ पर शीन जानबूझकर सभी मेट्स को बोलती है अपने आप को थप्पड़ मारो और सारा नाम इल्ज़ाम लगा दो शाबी पर, एंड सारी मेट्स अपने आप को थप्पड़ मारती है, जहाँ पर शीन चली जाती है शाबी के पास में और उसे धमकी देकर खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, और ऐसा नाटक करती है कि जैसे शाबी ने उसे गिराया हो। शाबी शीन को बोलने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और तुम ये पुराने सास बहू सीरियल वाले नाटक किए जा रही हो। इतने में यहाँ पर फूशन आ जाता है, तो फिर शीन और सारी के सारी स्टाफ जाकर फूशन को सब कुछ बताने लगते हैं। फूशन यहाँ पर सबसे पहले आता है शाबी के पास में और उसी कपड़ों को देखता है, और बाद में यहाँ पर स्टाफ फूशन को सब कुछ बता देती है और कहते हैं कि इन्होंने हम सबको थप्पड़ नहीं मारा, शीन मैडम ने हमारी साइड ली तो इन्होंने शीन मैडम को भी थप्पड़ मारा। फूशन यहाँ पर शाबी से कहता है जो तुमने कहा वो सच है या फिर जो इसने कहा वो सच है। शाबी कहते हैं कि ठीक है, स्टाफ ने जो कहा वैसा ही हुआ है। फूशन यहाँ पर शाबी के हाथों को देखता है और बोलने लगता है कि कहीं तुम्हारे हाथों को ज़्यादा लग तो नहीं गई, नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा होगा तो मुझे बता देना, अपने आप को तकलीफ मत देना। एंड यहाँ पर फूशन कई सारे गार्ड्स को बुला देता है, जहाँ पर मेड उनके सामने होती है, एंड यहाँ पर वो गार्ड्स मेड को थप्पड़ मारने
लगते, जहाँ पर फूशन कहता है कि देखा मैं तुम्हारा काम आसान बना दिया। दूसरा शीन कहने लगते कि गलत है। तो फिर फूशन सीन से कह देता है कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, तुम तो एक आउटसाइडर हो। ये बात सुनकर स्टाफ नी लर्न कर शाबी से माफ़ी मांगने लगते, लेकिन शाबी उन्हें माफ़ बिल्कुल नहीं करती एंड गार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते हैं। साथ साथ फूशन यहाँ पर शीन को भी उस घर से बाहर निकाल देता है। बाद में यहाँ पर वो शाबी को गोद में उठाकर ऊपर लेकर चला जाता है। शाबी उसे पूछने लगते कि तुम्हें नहीं लगता आज जो हुआ उसमें मेरी गलती थी? फूशन कहते कि नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी गलती कभी भी नहीं हो सकती और तुम्हें अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में सपोर्ट करना मेरा हक बनता है। फूशन इसके बाद में अपनी कंपनी के क्लाइंट के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर वो शाबी से कहता है कि वो जो उस कंपनी में कुछ तो ऑफ लग रहा था, इस वजह से मैंने डील को साइन नहीं किया और मैंने उस कंपनी के पास और बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहा। फिर शाबी बताने लगते कि तुमने सही सोचा क्योंकि वो कंपनी एक स्कैमर्स है और मैं नहीं चाहती कि तुम उनके साथ डील करो। एंड यहाँ पर फटाक से फूशन कॉल लगाकर उस डील को कैंसिल कर देता है। शाबी कहते कि इन्वेस्टिगेशन को तो कंप्लीट हो जाने दो। फूशन कहता है कि नहीं, तुमने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। फिर बाद में यहाँ पर शाओली थेसन ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। फूशन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। एंड यहाँ पर कॉल लगाकर वो थेसन ग्रुप में 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर देता है और कहता है कि तुम बोल तो ऐसे रही थी जैसे वो तुम्हारी खुद की कंपनी हो। फिर बाद में यहाँ से फूशन चला जाता है, जहाँ पर शाबी कॉल लगा लेती है अपने अंकल आंटी को और वो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर उसके अंकल आंटी और जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बाद में अंकल कहने लगते हैं कि देखा मैंने कहा था ना, हमें इसे बचा लेना चाहिए, इसका फ्यूचर में फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। अब देखो धीरे धीरे कितने सारे प्रॉफिट्स हमारी फैमिली और हमारी कंपनी के लिए लाती है। दूसरा यहाँ पर शाबी मिल लेती है जी से, जहाँ पर वो जी को एक इंटरनल डॉक्यूमेंट देती है जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होता है। जी यहाँ पर कहता है लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। शाबी डॉक्यूमेंट लेकर कहती है कि ठीक है, काम नहीं करना तो बता दो, ऐसे में तुम्हारी प्रॉफिटेबल बात ही तो थी। तो फिर यहाँ पर जी उस बात को मान लेता है। दूसरा शाबी यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर पीछे हम शीन को देखता है, शीन शाबी को भी देखती है एंड यहाँ पर बाद में शीन देख लेती है जी को, जहाँ पर वो जी को शाबी के बारे में बात करता सुन लेती है और अपने असिस्टेंट से इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देती है। इसके बाद में हमें यहाँ पर पता चलता है कि शाओबी ने जो 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो उसने फूशन से करवाया था, वो असल में उसकी अंकल की कंपनी में नहीं बल्कि खुद की हैकिंग कंपनी में करवाया था। यहाँ पर वो कार का वेट कर रही होती है, जहाँ पर उसे फूशन का कॉल आ जाता है और फूशन कहता है कि हो गया अपनी फैमिली से मिलकर। शाओबी कहती है कि हाँ, मैं घर ही जा रही थी। फूशन बोलता था कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कार भिजवा देता हूँ। लेकिन शाओबी यहाँ पर फूशन को साफ मना कर देती है और कहती कि नहीं, मैं ऑन द वे हूँ, मैं बहुत जल्दी घर पहुँच जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर शाओबी घर नहीं जाती बल्कि वो खुद की हैकिंग कंपनी में जाती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉप मोस्ट 5 कंपनी में ये हैकिंग कंपनी भी आती है जो कि शाओबी ओन करती है। एंड यहाँ पर उसका मैनेजर शाओबी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि अचानक से न जाने कैसे वॉरेन ग्रुप ने हमारी कंपनी के अंदर 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डाला है। फिर बाद में शाओबी यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लगती है, जहाँ पर मैनेजर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एंड शाओबी उस चीज़ को सॉल्व करने लगती है। दूसरा हम यहाँ पर फूशन और असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उसी सेम कंपनी के बाहर खड़े होते हैं एंड यहाँ पर उनकी कंपनी के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जिस वजह से यहाँ पर वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस कंपनी में आए हुए थे। तो फिर बाद में यहाँ पर वो ऊपर जाकर मैनेजर से मिल लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैनेजर ही हेड ऑफ द ग्रुप है, तो फिर वो उनसे ही सारी बात कर लेते हैं। दूसरे कैबिन में बैठी शाओबी का काम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वहाँ से वो जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसने फूशन को आते हुए देख लिया था, तो वो कार में बैठी थी तो अपने मैनेजर को कॉल लगा लेती है, जहाँ पर वो उससे सारी बातें जानने लगती है एंड मैनेजर भी उससे सारी बातें बताने लगता है एंड शाओबी ठान लेती है कि वो फूशन की मदद तो करके ही रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर फूशन अपना काम कर रहा था और शाओबी यहाँ पर उसके लिए फ्रूट्स लेकर आई थी और दर वो उसे देखे जा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी तरफ देख रही थी। फूशन कहती है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर तुम्हें कुछ हो रहा है? तो फिर शाओबी कहती कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम सोने कब आओगे। फूशन कहता है कि फ़िलहाल नहीं, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा ही काम है, बस इस वजह से। इसके बाद में यहाँ पर शाओबी अपने कमरे में चली जाती है,
जहाँ पर कमरे में जाने के बाद वो अपना लैपटॉप ओपन कर देती है और फूशन की कंपनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगती है कोडिंग की मदद से। दूसरा फूशन भी होता है जो उसी प्रॉब्लम पे बैठा हुआ था एंड यहाँ पर बाद में फूशन को पास की बातें कुछ याद आने लगती है, जहाँ पर उसे धीरे धीरे वो फायर वाला सीन याद आता है एंड उसे तब जाकर क्लिक होता है कि वो शाह भी ही थी जिसकी जान उसने बचाई थी। लेकिन यहाँ पर हमें उसके पहले का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बार फ्यूशन बहुत छोटा था और उसे कई सारे बच्चे बुली कर रहे थे, लेकिन शाह भी थी जिसने उसकी मदद की थी। इस वजह से वो बचपन से शाबी को पसंद करता है और अपने असिस्टेंट को भी उसने ढूंढने के लिए कहा था, जो चीज़ हमें एकदम मूवी के शुरुआत में बताई गई थी। तो यहाँ पर फूशन चला जाता है अपनी फीलिंग्स को शाबी के साथ कन्फेस करने के लिए। दूसरा यहाँ पर शाबी अपने हैकिंग का काम कर रही होती है और लैपटॉप के ऊपर चिल्ला रही होती है। फूशन को लग रहा होता है कि शाबी ज़रूर कोई गेम खेल रही थी, लेकिन बाद में शाबी यहाँ पर उसे हक करते हुए उसे बहाने मारने लगती है। दूसरा यहाँ पर फूशन होता है जो उसे सारी चीज़ें बता देता है और साथ शाबी से पूछता है कि आखिर तुम इस पैसों के लिए तो शादी नहीं की थी, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। एंड यहाँ पर शाबी उससे बचपन की बात बताने लगती है और तो यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही प्यार हो जाता है, जहाँ पर वो लोग अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।